हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और गाइस, ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो पहले ही बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और गाइस, मेरा वादा है, अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको धातु एवं अधातु के बीच समझने के लिए कोई और दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौर विद्या में। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गाइस, धातु और अधातु के बारे में हम आगे समझने से पहले हम ये सीखेंगे कि धातु और अधातु को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, यानी किस बेस पे हम इसको छांटते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। यानी जितने भी तत्व होते हैं उनके गुणधर्म के आधार पर इनको हम धातु एवं अधातु के बीच वर्गीकृत करते हैं। देखिए नीचे कुछ धातु के उदाहरण दिए हैं। वो क्या है, पहला है हमारा Fe यानी कि आयरन, एल्यूमिनियम यानी Al, चांदी अर्थात Ag या कॉपर यानी Au। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, धातु के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि जो धातु है इनके रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हम देखेंगे कि धातु और वायु के बीच कैसा अभिक्रिया होता है। क्या कह रहा है, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। यानी कि जो धातु है हमारा वह ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, वह बनाता है धातु ऑक्साइड। और गाइस, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे यहाँ बता रखा है वायु के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ वायु लिखा हुआ है लेकिन हमने एग्जाम्पल में जो ऑक्सीजन लिया, हम ऑक्सीजन ही क्यों लिए, क्योंकि देखिए जो वायु है, वायु में 2 प्रकार के गैसें पाई जाती है सबसे ज़्यादा। पहला है हमारा नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। आपको पता होगा नाइट्रोजन वायु के अंदर 78% है और जो ऑक्सीजन है वह 21% है। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किसी के भी साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो इसीलिए हम नाइट्रोजन को हटा देते हैं। और दूसरा क्या बचा, दूसरा बचा ऑक्सीजन। यानी कि धातु के वायु के साथ अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, धातु यानी धातु प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही एक ऐसा गैस है वायुमंडल में जो अभिक्रिया कर सकता है और नाइट्रोजन नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं और वो क्या है, जब कॉपर धातु है, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, वह बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। और ये ब्लैक कलर का होगा, काला कलर का। वैसे ही सेम जब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जब मैग्नीशियम यानी कि एक धातु है और ये जब वायु के साथ अर्थात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये भी एक धात्विक ऑक्साइड है। देखिए आगे क्या कह रहा है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। आप देख सकते हैं जो धातु है, धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया कर रही है। जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने अभिक्रिया किया, यानी वायु ने जब कॉपर के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड। जब एल्यूमिनियम के साथ किया तो बना एल्युमिनियम ऑक्साइड। और जब मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या बता रहे हैं, Na यानी कि सोडियम और पोटेशियम को अगर हम नॉर्मल वायु में रखें तो क्या होगा, उसमें आग पकड़ लेगा। और इसे रोकने के लिए कि सोडियम और पोटेशियम के अंदर आग ना पकड़े, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि इनको हम केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। आगे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये 4 ऐसे तत्व हैं जिनको हम अगर खुली वायु में छोड़ दें तो ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और इस पर एक धात्विक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यानी जो ये 4 तत्व है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये 4 क्या होता है, इनको अगर हम वायु में छोड़ दें खुले वायु में तो ये धीरे धीरे वायु के साथ अभिक्रिया करेगा और इस पर क्या होता है कि इनके ऊपरी परत पे, यानी कि ऊपरी जगह पे क्या होगा, ऊपरी सतह पे इन पे जंग लग जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एक धात्विक ऑक्साइड की परत जम जाती है। आगे क्या बता रहे हैं,
Fe यानी कि आयरन, जिसे हम लोहा बोलते हैं, यह वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। यानी जो हमारा आयरन है, आयरन को अगर हम वायु में गर्म करेंगे, नॉर्मल वायु में, तो वह प्रज्वलित अर्थात इसमें आग नहीं पकड़ता। लेकिन इसी आयरन को अगर हम चूड़ के यानी पतला करके चूना बना के और आग में अगर हम डाल दें तो उसमें बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेती है। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, यानी कॉपर जो है हमारा वह भी नॉर्मल वायु में आग नहीं पकड़ता। और इसके ऊपर क्या होता है कि एक ब्लैक कलर की परत जम जाती है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड एक बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल भाषा में इसको हम जंग कहते हैं, जंग लगना, उसे हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। और इससे क्या होता है, जब जंग लगता है तो इसकी ऊपरी सतह तो खराब हो जाती है, लेकिन जो अंदर का होता है बीच वाला, कॉपर हो या फिर एल्युमिनियम जो भी हो, वह तत्व सेम रहता है। बस ऊपरी परत इसमें क्या होता है कि ये वायु के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर है तो वह कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, या अगर जिंक है तो वह जिंक ऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। Ag अर्थात सोना और चांदी, यह दोनों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। यानी सोना और चांदी वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अगला क्या है गाइस, यहाँ पे उभयधर्मी लिखा हुआ है, आप इसका सही राइटिंग नीचे देख सकते हैं, मैं नीचे लिख दूंगा। उभयधर्मी ऑक्साइड अर्थात जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता हो और उत्पाद में क्या दे, उत्पाद में हमें लवण और जल दे, उससे हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड के कुछ उदाहरण क्या है। पहला है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि ये एक धातु ऑक्साइड है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, एल्युमिनियम यानी धातु, और जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बना ये, धात्विक ऑक्साइड। ये जब अम्ल के साथ यानी HCl, ये एक अम्ल है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में एक जल। और एल्युमिनियम क्लोराइड ये एक लवण है और प्लस में एक जल बना रहा है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहता था कि जब कोई धातु अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करे और उत्पाद में क्या दे, लवण प्लस जल, तो उसको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। और यहाँ एक धातु ऑक्साइड था और ये एक अम्ल है, इन दोनों साथ जब अभिक्रिया करवाया गया तो हमें उत्पाद में क्या मिला है, लवण प्लस जल। सेम ऐसे ही जब नीचे इसी सेम को यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो ये क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट, अर्थात एक लवण बनाया और एक जल बनाया। धातु के रासायनिक गुणधर्म में अगला है हमारा जल के साथ अभिक्रिया। अभी हम देख रहे थे वायु के साथ, अब हम देखेंगे जल के साथ। जब धातु और जल को अभिक्रिया करवाया जाता है तो हमें उत्पाद में क्या मिलता है, हमें मिलता है धात्विक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और जब धातु ऑक्साइड को यानी ये धातु ऑक्साइड को हम दोबारा से जल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमें क्या मिलता है, तब हमें मिलता है उत्पाद के रूप में धातु हाइड्रोक्साइड। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण क्या कह रहा है, जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाएगा तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिला, हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन और एक ऊष्मा। सेम वैसे ही जब कैल्शियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाएगा तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक हाइड्रोजन। आगे जब मैग्नीशियम Mg अर्थात मैग्नीशियम को जल के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। नेक्स्ट जब एल्युमिनियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो हमें क्या मिला, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। और जब आयरन यानी कि Fe को जल के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। यानी आप यहाँ जो देख पा रहे हैं ये सारे क्या है, ये सारे एक धात्विक ऑक्साइड है और बगल में हाइड्रोजन उत्पाद में हमें मिल रहा है। तो हमारा रूल क्या कहता था कि जब धातु और जल की अभिक्रिया करवाया जाता है तो हमें उत्पाद के रूप में मिलता है एक धातु ऑक्साइड और एक हाइड्रोजन। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों चीज़ उत्पाद के रूप में हमें सारी जगह पे मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए धातु की रासायनिक गुणधर्म में अब अगला हम देखेंगे धातु के तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। यानी जब धातु तनु अम्ल के साथ यानी एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें उत्पाद के रूप में क्या देगा, हमें मिलेगा लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस। यानी जब धातु और तनु अम्ल आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लवण प्लस में हाइड्रोजन। इसके कुछ उदाहरण देखिए। जब Fe यानी कि एक धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करा तो हमें क्या मिला, FeCl2 यानी एक लवण और हाइड्रोजन। अगला, जब मैग्नीशियम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन यानी कि लवण और हाइड्रोजन। अगला, जब जिंक HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या दे रहा है, हमें दे रहा है जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। यानी कि HCl हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, वह होता है एक तनु अम्ल, और जिंक यानी कि धातु, ये दोनों जब अभिक्रिया कर रहा है तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिला, जिंक क्लोराइड अर्थात लवण और एक हाइड्रोजन गैस। तो आप देख सकते हैं जो हम ऊपर में फॉर्मूला देखे थे बिल्कुल सेम हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा Al यानी कि एल्युमिनियम जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में हमें क्या देता है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। वहीं जो कॉपर है Au अर्थात चांदी और Hg, ये तीनों क्या है, ये तीनों तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं, ठीक है। जबकि ये तीनों भी एक धातु है और ये तीन धातु ऐसे हैं जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें, ताकि हम जब भी अपने चैनल पर कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए आगे देखते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में अगला है हमारा धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। यानी अब हम देखेंगे धातु को अन्य किसी दूसरे धातु लवण के साथ अभिक्रिया कराने से क्या मिलता है, हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, धातु यानी कोई क विलयन धातु है, वह अगर लवण विलयन ख के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, ये दोनों अपने पार्टनर को चेंज कर लेंगे। यानी ख उठ के इसके साथ आ जाएगा और क उठ के इसके साथ चला जाएगा। देखिए क्या हुआ है, जब ये दोनों अभिक्रिया किया तो आप देख सक रहे हैं कि ये दोनों मिल गए, यानी कि लवण विलयन क हो गया और जो धातु था क के साथ वह अब ख हो गया। आगे, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। यानी जो जितना पावरफुल होगा वह उतना ज़्यादा अपना पावर दिखाएगा और अपने से कमज़ोर वाले के जो पार्टनर होंगे उनको छीनकर अपने पास ले आएगा। और यही क्या है, इसे ही हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सक्रियता श्रेणी यानी वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अर्थात वह सूची जिसमें जितने भी धातु होते हैं उन धातुओं को क्या करें कि बढ़ते से घटते क्रम में लगाया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। यानी जो जितना पावरफुल होगा वह ऊपर, उससे कम पावरफुल वाला नीचे, फिर इससे कम वाला नीचे, ऐसे ऐसे जब लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। धातुओं का रासायनिक गुणधर्म में अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा धातुओं की अधातु के साथ अभिक्रिया। यानी अब हम देखेंगे कि जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। देखिए क्या बता रहा है, तत्व की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में साजी जा सकती है। यानी कि जो जितने भी तत्व होते हैं उनके कुछ परमाणु संख्या होते हैं, और संयोजकता कोश यानी आपने 9th पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला क्वेश्चन आया करता था 9th में। उसमें क्या था, कुछ अल्फ़ाबेट्स होते थे, जैसे के, एल, एम, इस टाइप के कुछ कक्ष होते थे, और इसमें कुछ लिमिटेड इलेक्ट्रॉन की संख्या आ सकती थी। जैसे
के कक्ष में कितना होता था? केवल 2, एल में 8 और एम में 8। यानी इस टाइप से कुछ नंबर्स होते थे परमाणु के, परमाणु संख्या। उसे हम क्या कहते हैं? संयोजकता कोष। और इसमें क्या होता है कि संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति को साझी जा सकती है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। यानी जितने भी धातु होते हैं वह क्या करते हैं? वह अपने संयोजकता कोष से कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, अगले वाले को दे देते हैं और धन आयन बनाता है, यानी कि अपने आप को पॉजिटिव में रखते हैं। बट अधातु क्या करता है? अधातु आयन लेते हैं, इसलिए वह नेगेटिव बनता है, यानी कि ऋण आयन बनते हैं। अर्थात अधातु को एक संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन उधार लेना पड़ता है। इसीलिए अधातु क्या करते हैं? वह ऋण आयन बनाता है। गाइस आगे इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, वहाँ आप अच्छे समझ जाएंगे कि इस पॉइंट्स में कहना क्या चाहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। सोडियम, यानी सोडियम का जो परमाणु संख्या है वह कितना होता है? 11। और कैल्शियम का होता है 17। यानी जब हम इनको इलेक्ट्रॉन के कक्ष के हिसाब से दर्शाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो सोडियम है, सोडियम में टोटल 11 है, तो इनमें से जो दो इलेक्ट्रॉन है वह के कक्ष में जाएगा, बाकी का 8 यानी 8 किसमें चला जाएगा? एल कक्ष में। अब देखिए कितने बचे? टोटल 11 था, इसमें से 2 तो के में चला गया और 8 एल में चला गया, तो टोटल कितने गए? 2 और 8 10, बचे कितने? केवल 1। तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा एम कक्ष में। यानी कि सोडियम आपको पता होगा ये एक धातु है और धातु ने क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। अब देखिए यहाँ इसको पूरा करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो यहाँ हमारे पास 1 ही है, इसलिए क्या करेगा? जो सोडियम है, सोडियम अपना एल कक्ष पूरा करके और 1 इलेक्ट्रॉन को अगले को दान कर देगा और ये खुद को क्या बनाएगा? Na+, यानी कि धन आयन। अगला देखिए, अगला है कैल्शियम, यानी कि ये एक अधातु है। और अधातु क्या कर रहा था? अधातु इलेक्ट्रॉनों को और लेते हैं, यानी कि अधातु क्या करता है? अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और वह एक माइनस आयन बनाते हैं, यानी कैल्शियम माइनस आयन उत्पन्न करेगा। कैसे? देखिए कैल्शियम का जो परमाणु संख्या है वह होता है 17, यानी कि 17। यानी कि इसके जो के कक्ष है इसमें पूरा होने के लिए कितना चाहिए होता है? केवल 2। तो 2 तो यहाँ चला आएगा इलेक्ट्रॉन, बाकी का जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाएंगे अगले कक्ष में, यानी कि एल वाले में। तो कितने चले गए? 2 यहाँ और 8 यहाँ, अर्थात 10। 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन चले गए और टोटल हमारे पास कितना है? वह है 17। अब कितने बचे? 10 यहाँ चले गए, तो बाकी के जो 7 इलेक्ट्रॉन बचे वे चले गए एम वाले में। और मैंने अभी आपको बताया कि एम कक्ष को भी पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? वह चाहिए होता है 8। तो इसमें देखिए ये केवल 7 ही है, तो 7 यानी कि 8 के बिल्कुल करीब है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेके और अपना संयोजकता कोष को पूर्ण करेगा। तो ये क्या करेगा? ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करके और इससे 1 ले लेगा अपने साथ और ये अपने आप को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो सोडियम है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एम कोष में एक्स्ट्रा होता है और कैल्शियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करेगा? सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेके और ऋण आयन बनाएगा, यानी कि कैल्शियम माइनस आयन बनाएगा। और गाइस देखिए यहाँ एक नोट दे रखे हैं, और वो क्या है कि जो सोडियम है वह धन आयन बनाएगा, यानी सोडियम धन आयन बनाएगा और क्लोरीन क्या करेगा? वह ऋण आयन बनाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोरीन ऋण आयन बनाता है और सोडियम धन आयन। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या बता रहा है? आयनिक यौगिक, यानी कि विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में
बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। यानी आयनिक यौगिक क्या होता है कि अलग अलग आयन वाले, यानी कि अलग अलग आवेशित आयन वाले, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था क्या कि Na+ यानी धनायन और क्लोरीन, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अलग अलग आयन वाले दो तत्व हैं। और ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो ये एक दूसरे को बहुत तेजी से आकर्षित करेगा और एक मजबूत आयनिक यौगिक बनाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, आयनिक यौगिक के गुणधर्म। अर्थात अब हम देखेंगे आयनिक यौगिक के गुणधर्म। पहला क्या है हमारा, भौतिक प्राकृतिक, यानी ये ठोस और कुछ कठोर होते हैं। जो भौतिक प्रकृति है इसमें कुछ ठोस होते हैं और कुछ कठोर होते हैं। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि ये एक भंगुर होते हैं। भंगुर अर्थात ना तो ये पूरी तरह से ठोस होता है और ना ही मुलायम होता है, ये बीच का होता है, ठोस और मुलायम के बीच वाला भंगुर कहलाता है। अगला क्या है हमारा, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक, देखिए गलनांक क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पे कोई ठोस वस्तु गलना शुरू कर दे। और क्वथनांक क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पे कोई द्रव उबलना शुरू कर दे। यानी कि जो गलनांक एवं क्वथनांक है ये आयनिक यौगिक का जो होता है वह बहुत ज़्यादा अधिक होता है। अगला घुलनशीलता, अर्थात आयनिक यौगिक जल के साथ तो घुल जाते हैं लेकिन जो केरोसिन का तेल है उसके साथ नहीं घुलता, उसके साथ ये आयनिक यौगिक जो है वह नहीं घुलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा विद्युत चालकता, यानी जो आयनिक यौगिक है ये जलीय विलयन में और गलित रूप में जब गल रहे होते हैं उस टाइम पे ये विद्युत को तो चालन करते हैं, इसमें विद्युत पास हो सकता है, लेकिन जब आयनिक यौगिक ठोस रूप में होता है तब यह विद्युत का चालन नहीं करता, ये विद्युत का कुचालक होता है। अर्थात जो आयनिक यौगिक है वह जलीय विलयन और गलित रूप में, इन रूपों में क्या होता है कि विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन जब आयनिक यौगिक ठोस रूप में हो तब वह विद्युत का कुचालक होता है। तो गाइस इसी के साथ साथ आपका वीडियो कंप्लीट होता है। चलिए अब इस वीडियो के कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में एक समीकरण दिया गया है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, आपको बताना होगा कि यह समीकरण किसका उदाहरण है। और दूसरा AU और AG का आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा कि AU और AG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं हमें AU और AG का फुल फॉर्म क्या होता है और ये जो हमें एक समीकरण लिखे हुए हैं ये किसका उदाहरण है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। और गाइज हम इसका पार्ट 3 वीडियो भी बहुत जल्द लाएंगे, अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। और साथ ही साथ अगर किसी भी हमारे फ्रेंड को या किसी भी दोस्त को हमारे किसी वीडियो या चैप्टर का नोट्स चाहिए होगा तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।